लेकिन मेरे देश की एक बहुत गंदी आदत है। जब कोई घटना हमारे देश में होती है तो उसके निवारण के लिए काम करने से ज्यादा उस पर राजनीति होती है, लेकिन उसको इतना हाइप ना बना दिया जाए कि जैसे काम होने लगा, उस पर कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद भी इतना हाइप बना दिया गया कि बाकी जो अन्य राज्यों में और कई जगह इसी के आसपास एक दो दिन के आगे पीछे कई मैटर हुए, कई घटनाएं इससे भी भयानक घटना हुई है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं चल रही है। इसके अलावा आपको न्यूज पर, अगर आप न्यूज पर इस समय अपडेटेड हैं तो इसके अलावा आपको कोई भी कहीं की भी न्यूज नहीं चल रही होगी। मैं आपको बताता हूं इस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई। एक यूपी में अपनी हुई है, यूपी की घटना, वो भी भयावह है, और एक बिहार में हुई है, इससे कई गुना भयावह है पश्चिम बंगाल की घटना से, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है न्यूज पर। क्यों? बंगाल के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप करिए, बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन जब आपके राज्य में भी होता है तो आप उस पर भी तत्काल कार्रवाई करें। यहाँ अयोध्या में एक कांड हुआ था, इसके पहले जो है समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा था, उस पर भी, वो भी खूब चर्चा में आया था, खूब मैनिपुलेट किया जा रहा था। लेकिन आपको बता दें एक घटना बीएचयू में भी हुई थी, 3 लड़कों ने किया था, उसका कांटेक्ट जो है बीजेपी से था कई जगह, उधर वो घटना सामने आ गई थी, इधर चुनाव प्रचार चल रहा था, वो आराम से घूम के चुनाव प्रचार कर रहा था। तो ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसी घटनाएं जो हैं, जो ऐसी घिनौनी हरकतें जो करी जाएंगी, तो ऐसी हरकतों को तो मैं जरूर उठाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके छोटे छोटे प्रयास मुझे आगे काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसीलिए आदमी काम करता है, क्योंकि अच्छा लगता है जब ज्यादा लोग देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई किसी चीज पर मेहनत लग रहा है, इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है बनाने में, उसको मैं ही जानता हूँ, या कोई जो बनाता होगा लॉन्ग वीडियो वो जानता है। तो इतनी मेहनत इसीलिए की जाती है कि जब वो लोग देखते हैं उन घटनाओं को, उसको सपोर्ट करते हैं, थोड़ा जागरूकता बढ़ती है, लोगों को कमेंट्स आते हैं, तो कमेंट में अगर सुधार दिखता है, लोगों का माइंडसेट दिखता है कि हाँ लोग कुछ सही सोच रहे हैं, तो ये सब मोटिवेट करते हैं आगे काम करने के लिए कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई रिएक्शन ही ना आए तो ये होता है कि यार क्या मैं कर रहा हूँ, इससे शायद मैं कोई फालतू वाला ही काम कर रहा हूँ क्या, इससे समाज का कोई लेना देना नहीं है, हमको लगता है मैं फालतू के काम कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करता है। नमस्कार, मैं धीरज भारती, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला चिकित्सक के साथ रेप और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। उस बहन के साथ दरिंदगी जिस हिसाब से की गई है वह बहुत ही भयावह है। उस घटना के बारे में सोचने मात्र से किसी भी आम व्यक्ति की रूह कांप जाती है। लेकिन मेरे देश की एक बहुत गंदी आदत है, जब कोई घटना हमारे देश में होती है तो उसके निवारण के लिए काम करने से ज्यादा उस पर राजनीति होती है। वही इस घटना के साथ भी हो रहा है। इससे संबंधित तथ्य जो विभिन्न माध्यमों से लोगों के बीच में प्रसारित किए जा रहे हैं, उसमें कुछ तो सही हैं और कुछ विपक्षी पार्टियों द्वारा अपने राजनीतिक फायदे को देखते हुए बनाए गए हैं। इसी घटना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वारदात का शिकार बनी लड़की एक सामान्य परिवार से आती है। उसका घर उत्तर 24 परगना जिले में है। उसके पिता स्कूल ड्रेस का छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। कभी वो स्कूल ड्रेस की सप्लाई करने का काम करते थे और तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को मेडिकल की पढ़ाई करवाई। लेकिन अब इस वारदात ने उन्हें तोड़कर रख दिया है। पीड़ित लड़की अपने परिवार की इकलौती संतान थी। दोस्तों, 8 अगस्त 2024 की वो रात ओलंपिक से भारत की सबसे बड़ी उम्मीद जुड़ी थी, क्योंकि इसी रात भारत के स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा का फाइनल मुकाबला था। और खेलों को लेकर अक्सर उत्साह से भरे रहने वाले पश्चिम बंगाल और खासकर कोलकाता के लिए ये एक बड़ी बात थी। यही वजह थी कि ड्यूटी पर मौजूद कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों ने इस रात इकट्ठे डिनर करने के साथ साथ नीरज चोपड़ा का मुकाबला साथ में मिलकर देखने का फैसला किया। इन्हीं में से एक थी वो ट्रेनी डॉक्टर जिसे गुरुवार की रात को अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी के लिए बुलाया गया था। उसने रात को अपनी ड्यूटी पूरी की और अपने 4 कलीग्स के साथ, यानी कि अपने 4 दोस्तों के साथ अस्पताल के सेमिनार हॉल में डिनर के लिए चली गई। डिनर के साथ साथ उन्होंने इकट्ठे नीरज चोपड़ा का मुकाबला भी देखा, जिसके बाद उसके दोस्त तो वहां से चले गए, लेकिन उस ट्रेनी डॉक्टर ने वहीं रुककर थोड़ा सो लेने या फिर यूं कहें कि रात काट लेने का फैसला किया। असल में अस्पताल के इस सेमिनार हॉल का इस्तेमाल किसी सेमिनार, मीटिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए कभी कभी किया जाता था। ऐसे में आमतौर पर अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स इस सेमिनार हॉल में अक्सर काम के दौरान सुस्ताने या चेंज करने या फिर नाइट ड्यूटी में झपकी लेने आ जाते थे।
गुरुवार की रात को भी 31 साल की वो डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में डिनर के बाद आराम कर रही थी और रात करीब 3 बजे तक उसे वहां सोते हुए देखा भी गया था। अगले दिन यानी 9 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे इस सेमिनार हॉल में अस्पताल के स्टाफ को जो कुछ दिखाई दिया, उसके बाद तो सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि पूरे कोलकाता में बवाल मच गया। सेमिनार हॉल में उसी ट्रेनी डॉक्टर की खून से सनी अर्धनग्न लाश पड़ी थी और लाश पर अनगिनत चोट के निशान थे। लाश को देखकर लगता था कि शायद उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ चंद घंटे पहले ही इस प्रकार की हरकतें, ये ज्यादती हुई है और इसी कोशिश में उसका कत्ल भी कर दिया गया। ये यकीनन एक बड़ी बात थी, क्योंकि अस्पताल जैसी सुरक्षित जगह पर इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल हो गया और इस वारदात की कोई चीख या शोर तब तक किसी को सुनाई नहीं दी जब तक अगली रोज सुबह उसकी लाश पर किसी की नजर नहीं पड़ी। अब सवाल ये था कि आखिर ये कैसे हो सकता था? इस कत्ल के पीछे कौन था? अस्पताल का ही कोई स्टाफ, किसी मरीज का कोई तीमारदार, कोई बाहरी व्यक्ति या फिर कोई और? देखते ही देखते अस्पताल में अब इस कत्ल को लेकर लोगों का गुस्सा भड़कने लगा था। खासकर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स, ट्रेनी और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस वारदात से खासे नाराज थे। ऐसे में खबर मिलने पर आनंद फानन में कोलकाता पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। शुरुआत में सिवाय ट्रेनी डॉक्टर की खून से सनी लाश के अलावा पुलिस के पास इस केस का और कोई सुराग नहीं था। बहरहाल मामले की जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई और हर टीम ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। किसी ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पर फोकस किया, किसी ने लोकल फोर्सेस के हवाले से उस अस्पताल से आने जाने वाले संदिग्ध लोगों की पहचान शुरू कर दी, तो किसी को मोबाइल फोन से जुड़ी जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तफ्तीश में सबसे पहले सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ही थी। चूंकि कत्ल का संभावित वक्त भी पुलिस को पता था, तो पुलिस ने इसी टाइम फ्रेम की सीसीटीवी फुटेज की जांच चालू की और इस सिलसिले में पुलिस की राडार में कुल 7 से 8 लोग आए, जिनसे पूछताछ चालू कर दी गई। अस्पताल में पुलिस ने इन सभी के सभी लोगों से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर उस रात वो इमरजेंसी बिल्डिंग में और खासकर सेमिनार हॉल के आसपास क्या कर रहे थे। इनमें जिसका भी जवाब संतोषजनक मिला, पुलिस उसे जांच के दायरे से बाहर करती गई, जबकि जिसका जवाब संदिग्ध लगा उस पर इन्वेस्टिगेशन का शिकंजा और कसता गया। इसी सिलसिले में 33 साल के संजय राय नाम के एक सिविक वॉलंटियर का चेहरा भी पुलिस के सामने आया, जो अक्सर उस अस्पताल में आता जाता था। इत्तेफाक से संजय भी उस रात सीसीटीवी कैमरे में अस्पताल सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखा था। राय को पहले रात 11 बजे के आसपास अस्पताल में देखा गया था, जिसके बाद वो बाहर निकल गया था, लेकिन इसके बाद उसे फिर से सुबह करीब 4 बजे अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग की तरफ जाता हुआ दिखा और करीब 40 मिनट बाद वहां से फिर बाहर निकल गया। पुलिस सूत्रों की माने तो सीसीटीवी की उसकी तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो शराब के नशे में है। वैसे भी जब संजय राय के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पता चला कि वो नशे का आदी है और रोजाना शराब पीने की उसकी आदत रही है। लेकिन इसी बीच तफ्तीश में लगी पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा, जिसके बाद ये साफ हो गया कि एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल का मुलजिम कोई और नहीं बल्कि संजय राय ही है, जिस पर शक की सुई घूम रही है। लेकिन यह जानने से पहले कि आखिर वह कौन सा सबूत पुलिस के हाथों लगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही सामाजिक मुद्दे मुखरता से उठाता रहूंगा। लेकिन इसके लिए जो मेहनत लगती है ना सर, उस मेहनत को जारी रखने के लिए एक मोटिवेशन की आवश्यकता होती है और ये आपके छोटे छोटे प्रयास बहुत ही मोटिवेट करते हैं। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फिलहाल मुद्दे पर वापस लौटते हैं। असल में पुलिस को मौका वारदात की छानबीन के दौरान एक टूटा हुआ नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन मिला। शक था कि ये ईयरफोन इस वारदात में शामिल किसी आरोपी का हो सकता है, क्योंकि छानबीन में ये बात साफ हो चुकी थी कि वो ईयरफोन कम से कम पीड़िता लड़की का तो नहीं है। ऊपर से जिस तरह से वो ईयरफोन टूटा हुआ था, उसे देखकर लगता था कि शायद ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती के दौरान ही वो टूट गया। लेकिन सवाल तो फिर से वही कि बिना प्रूफ के कैसे मान लिया जाए कि यह ब्लूटूथ उस दरिंदे का ही है। अब पुलिस ने इस पहलू को वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का फैसला किया
और इस बार पुलिस इस बात पर गौर करके हैरान रह गई कि सुबह 4 बजे जब संजय राय इमरजेंसी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था तब तो उसके गले में एक नेकबैंड ब्लूटूथ था, लेकिन जब 40 मिनट बाद वो बाहर निकला तो वो ब्लूटूथ ईयरफोन उसके गले में नहीं था। यानी ये शक तकरीबन पुख्ता हो चला था कि वो ईयरफोन संजय का ही है, जो ज्यादती और कत्ल के दौरान सेमिनार हॉल में ही गिर गया था। लेकिन केवल इसी इतने प्रूफ से यह तो नहीं माना जा सकता था कि अब ब्लूटूथ संजय का ही है। इसके वेरिफिकेशन के लिए अब पुलिस ने संजय के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज से शॉर्ट लिस्ट किए गए तमाम लोगों के मोबाइल फोन के साथ उस ब्लूटूथ ईयरफोन की पेयरिंग यानी कनेक्शन चेक करने की कोशिश की, और ये देखकर चौंक गई कि वो ईयरफोन संजय के मोबाइल के साथ ही पेयर्ड था, यानी कि संजय के मोबाइल के साथ ही कनेक्टेड था। यानी ये बात तकरीबन साफ हो गई कि वो ईयरफोन किसी और का नहीं बल्कि संजय राय का ही था। लेकिन ये तो तफ्तीश का सिर्फ पहला मुकाम था। जब पुलिस ने संजय के मोबाइल फोन की जांच की तो उसमें पुलिस को ऐसी चीजें नजर आई कि खुद पुलिस वालों को भी शुरू में अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। संजय का मोबाइल अनगिनत पोर्न वीडियोज से भरा हुआ था, और पोर्न वीडियोज में ऐसे वैसे नहीं बल्कि बेहद हिंसक और इंसानियत की तमाम हदों को पार करने वाला था। पुलिस सूत्रों की माने तो ये इस बात का सबूत था कि संजय राय दिमागी तौर पर एक विकृत किस्म का शख्स था, जिसकी इस सच्चाई के बारे में कम ही लोगों को पता था। अब पुलिस ने संजय को हिरासत में लेने के साथ साथ उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना शुरू कर दी। तब पता चला कि वो अक्सर रात को शराब पीकर पोर्न वीडियोज देखा करता था और अस्पताल में और उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि संजय राय की 4 शादियां हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अकेला ही रहता है। उसका मकान अस्पताल के पास ही है। असल में ऐसी ही अजीब और हिंसक मानसिकता के चलते उसकी 3 बीवियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं, जबकि चौथी बीवी की पिछले साल कैंसर के चलते मौत हो चुकी। संजय राय से जुड़ी इन जानकारियों के सामने आने और खासकर मोबाइल फोन का मौके पर मिले ब्लूटूथ डिवाइस से पेयर हो जाने पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की। सूत्रों की माने तो शुक्रवार को जब पुलिस ने उसे पकड़ा तब भी वो नशे की हालत में ही था। शुरू में तो उसने पुलिस को बरगलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, ब्लूटूथ और उसके पास से मिले दूसरे कई सबूतों के चलते आखिरकार उसने इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। पुलिस सूत्रों की माने तो गुरुवार और शुक्रवार के दरमियान रात को भोर में करीब 4 बजे उसने उस ट्रेनी डॉक्टर पर तब हमला किया जब वो सेमिनार हॉल में सो रही थी। पहले उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की और फिर विरोध करने पर गला घोंटकर हत्या कर दी। संजय ने इस वारदात के बाद मौका वारदात पर बिखरे खून के धब्बों को धोने की कोशिश की। वारदात के बाद वो घर गया, उसने अपने कपड़े भी धो दिए, लेकिन उसके साथ एक ऐसी चीज थी जिससे वो खून के धब्बे साफ करना भूल गया, और वो थे उसके जूते। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसके गीले कपड़ों के साथ साथ खून से सने जूते भी बरामद किए। कोलकाता पुलिस ने अंदेशा जताया है कि इस वारदात में संजय राय के साथ कोई और भी शामिल हो सकता है। पुलिस उस एंगल से भी मामले की छानबीन कर रही है। असल में सेमिनार हॉल से बरामद ट्रेनी डॉक्टर की लाश पर मौजूद बर्बरता के निशान देखकर पुलिस वालों को भी जोर का झटका लगा। लाश की हालत ऐसी थी जिसे देखकर लोग इसकी तुलना दिल्ली के निर्भया कांड से करने लगे। वैसे तो ट्रेनी डॉक्टर की हत्या गला घोंट कर की गई थी, लेकिन उसके पूरे शरीर पर चोट के अनगिनत निशान थे। खासकर चेहरे पर कई चोट थे और आंखों से खून आ रहा था। पूरे शरीर पर नोचने खफोटने के निशान थे और प्राइवेट पार्ट पर भी बुरी तरह जख्मी था। इसके अलावा होठों पर, पेट के निचले हिस्से और दाएं हाथ पर भी चोट के निशान थे। उंगलियां टूटी हुई थी और एक कॉलर बोन यानी कि जिसे कंधे की हड्डी बोले वो भी फ्रैक्चर थी। पुलिस ने शुक्रवार को ही लाश बरामद करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। रिपोर्ट में कत्ल से पहले लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किए जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा उसके जिस्म पर मौजूद चोट भी एंटीमार्टम किस्म की हैं, यानी कत्ल से पहले उस पर अत्याचार किए जाने की बात साफ हुई है। पुलिस की माने तो शुरुआती छानबीन में आरोपी ने जुर्म की बात कबूल कर ली है और पूछताछ में पुलिस से उसने कई बार ये कहा कि वो अपने किए की सजा चाहता है, उसे फांसी पर लटका दिया जाए। फिलहाल पुलिस छानबीन करके ये पता करने की कोशिश कर रही है कि कहीं ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती करने में अकेला संजय राय नामक सिविक वॉलंटियर ही शामिल था या फिर कत्ल में कोई और भी उसके साथ था।
फिलहाल फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस बात की तह तक जाने के लिए डीएनए एग्जामिनेशन का सहारा लेने वाले हैं। वो डीएनए के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि लाश पर सिर्फ किसी एक ही व्यक्ति का फीमेल मौजूद है या फिर एक से ज्यादा का। और सबसे अहम बात यह है कि वो फीमेल आरोपी संजय राय का ही है या फिर किसी और का। पुलिस ने आरोपी के कपड़े, जूते, मोबाइल फोन वगैरह को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया है ताकि कपड़े और जूतों से मिले खून के धब्बों की जांच की जा सके और उसकी भी डीएनए जांच हो। जबकि मोबाइल फोन से पुलिस उसकी लोकेशन के साथ साथ उसमें स्टोर डेटा का डिटेल भी निकलवाने की कोशिश कर रही है। वहीं आपको बता दें कि मामले का आरोपी सिविक वॉलंटियर पुलिस के लिए काम करता था। चूंकि उसकी पोस्टिंग पास की चौकी में ही थी, इसलिए वो अस्पताल में बेधड़क आता जाता था और अस्पताल में होने के चलते वो एक बिचौलिए के तौर पर लोगों को वहां इलाज में मदद पहुंचाकर बदले में कमाई करता था, यानी घूस लेता था। लेकिन उसे शराब और पार्न देखने की खतरनाक लत थी। ये रिपोर्ट नॉर्थ 24 परगना से दीपक देवनाथ, कोलकाता से सूर्याग्नि राय और ऋतिक मंडल के साथ राजेश शाह के द्वारा तैयार की गई है। आगे मैं आपको बता दूं कि हर गुजरते दिन के साथ कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का मामला गर्माता जा रहा है और बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 18 अगस्त तक इस मामले के दोषियों को फांसी देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के फैसले का स्वागत किया। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। हम बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि राज्य पुलिस ने 90% जांच को पूरा कर लिया है। आगे उन्होंने कहा कि मैं 16 अगस्त को एक विरोध मार्च का नेतृत्व करने जा रही हूं। सभी माताओं और बहनों से इसमें शामिल होने का अनुरोध करती हूं। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम का बहिष्कार त्यागने की अपील करते हुए कहा कि वे काम पर लौट आएं क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। यानी कि जो डॉक्टर इसके पक्ष में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अपील कर रही हैं कि आप लोग काम पर जाइए। कि विरोध प्रदर्शन अगर आप लोग न्यूज से कनेक्टेड होंगे तो बहुत तगड़ा चल रहा है। केवल बंगाल में ही नहीं, हर जगह के डॉक्टर्स जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। यानी कि इस बीच में अगर कोई मरीज की ज्यादा तबीयत बिगड़ी होगी तो वो शायद चल बसे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया वापस लौटें। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और सीबीआई को पूरा सहयोग देंगे। यानी कि जो सीबीआई को ये जांच सौंपी गई है कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा, उसका हम पूरा समर्थन करेंगे और उसका सहयोग भी करेंगे उस जांच में। यानी कि हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि जांच ना हो, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए आप लोग वापस चले जाइए ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित ना हो। हमें सीबीआई को मामला सौंपे जाने से कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि यह मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, हमारे भारत की राजनीति जो है वो काफी अपने पथ से विचलित हो चुकी है। तो होता क्या है, अगर जैसे इंडिया के पक्ष का आरोपी जो है, इंडिया के पक्ष में जहां सरकार है, अगर वहां का है तो एनडीए वाले चिल्लाना शुरू कर देंगे क्योंकि उनकी तो सेंट्रल में सत्ता भी है। और अगर वही एनडीए सरकार के राज्य में कहीं हो तो इंडिया वाले चिल्लाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता का पावर तो होता ही है, आप लोग जानते ही हैं। तो उसकी मदद से कई सारे मामले दबा दिए जाते हैं, आप लोगों ने आए दिनों में देखा ही होगा। तो इसी के अनुसार अब जो है इसको जितना हाइप बना दिया गया है ना, जैसे कि हमने तो इतनी तेज कार्रवाई नहीं देखी कि मैं बता दूं आपको, अगर स्टार्टिंग से आपने ध्यान से सुना होगा तो 8 और 9 के बीच में होती है। तो 8 तारीख को मान लो ये घटना होती है और 9 तारीख को तुरंत पुलिस कार्रवाई शुरू कर देती है और 9 तारीख को ही वो 9 और 10 के बीच में ही संजय राय को पकड़ भी लेती है, यानी कि आरोपी को पकड़ भी लेती है। इतना फास्ट काम हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से इसको हाइप बना दिया गया है मीडिया के द्वारा, फिलहाल मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूं कि इससे आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं उस गुनहगार का या उस सत्ता का समर्थन कर रहा हूं। मेरा सीधा सा मतलब ये है, उसको इतना हाइप ना बना दिया जाए कि जैसे काम होने लगा, उस पर कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद भी इतना हाइप बना दिया गया कि बाकी जो अन्य राज्यों में और कई जगह इसी के आसपास 1-2 दिन के आगे पीछे कई मैटर हुए, कई घटनाएं इससे भी भयानक घटना हुई है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं चल रही है। इसके अलावा आपको न्यूज पर, अगर आप न्यूज पर इस समय अपडेटेड हैं तो इसके अलावा आपको कोई भी कहीं की भी न्यूज नहीं चल रही होगी। इसको इतना हाइप कर दिया गया है, इतना मैनिपुलेट कर दिया गया है।
मैं आपको बताता हूँ इस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई। एक यूपी में अपनी हुई है, यूपी की घटना, वो भी भयावह है। और एक बिहार में हुई है, बिहार में एक जो घटना हुई है इससे ज्यादा भयावह है, इससे कई गुना भयावह है पश्चिम बंगाल की घटना से, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है न्यूज पर। क्यों? तो इस प्रकार से मैं कहता हूं, जैसे वहां पर कार्रवाई हुई, अच्छा हुआ, वहां के लिए आप बंगाल के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप करिए, बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन जब आपके राज्य में भी होता है तो आप उस पर भी तत्काल कार्रवाई करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने को दबा दें और दूसरे वाले को हाइप करें, इसमें कोई और नहीं, इसमें आम जनता का नुकसान होता है, आप लोगों का नुकसान होता है। क्योंकि जब उसको कोई घटना हुई उसको दबा दिया जाएगा तो गुनहगार जो है उनके अंदर डर नहीं बैठेगा, वो और ऐसी घटनाएं करेंगे और लोग भी ऐसी घटनाएं करेंगे। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब है, आप वहां करते हैं, किसी राज्य में होता है दूसरी पार्टियों के खिलाफ, अपने यहाँ भी होता है, आप तो वहां भी उसकी छानबीन करिए और तत्काल कार्रवाई कीजिए। क्योंकि आप जितनी निष्पक्षता से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे तभी हमारे समाज में सुधार आएगा। कई घटनाएं हुई इसी के बीच में, यहाँ अयोध्या में एक कांड हुआ था, इसके पहले जो है उस पर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा था, उसका एक नेता थे, उनके संपर्क का बताया जा रहा था, उस पर भी वो भी खूब चर्चा में आया था, खूब मैनिपुलेट किया जा रहा था। लेकिन आपको बता दें एक घटना बीएचयू में भी हुई थी, 3 लड़कों ने किया था, छात्रा के साथ ही, और उसमें जो है उसका कांटेक्ट जो है बीजेपी से था कई जगह, उधर वो घटना सामने आ गई थी, इधर चुनाव प्रचार चल रहा था, वो आराम से घूम के चुनाव प्रचार कर रहा था। तो ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। मेरा सीधा सा कहने का ये मतलब है कि आप लोगों को सरकार तो क्या है इस समय, नेता क्या है इस समय आप लोग देख रहे हैं, लेकिन अपने मुद्दे के लिए आपको लड़ना होगा, तो आप लोग सजग बनिए। फिलहाल ये दोनों घटनाएं मैंने जो बताई, मैं अपने मंच पर इसको भी उठाऊंगा, मीडिया में आए या ना आए, लेकिन मैं बंगाल का भी बना रहा हूं, मैं इसका भी बनाऊंगा। थोड़ा अकेला होने के नाते टाइम कम मिल पाता है, तो इस वजह से कई घटनाएं छूट भी जाती हैं इसमें। लेकिन ऐसी घटनाएं जो हैं, जो ऐसी घिनौनी हरकतें जो करी जाएंगी, तो ऐसी हरकतों को तो मैं जरूर उठाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। तो फिलहाल मैं इन दोनों घटनाओं के भी बारे में विस्तार से एक नए वीडियो में चर्चा करूंगा, और देखना जो इसको देखेंगे ना, वो देखेंगे कि इस घटना से ज्यादा घिनौनी हरकत बिहार वाली घटना में की गई है, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है। फिलहाल आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं उठाऊंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं। फिलहाल वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके छोटे छोटे प्रयास मुझे आगे काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसीलिए आदमी काम करता है, क्योंकि अच्छा लगता है जब ज्यादा लोग देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई किसी चीज पर मेहनत लग रहा है, इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है बनाने में, उसको मैं ही जानता हूँ, या कोई जो बनाता होगा लॉन्ग वीडियो वो जानता है। तो इतनी मेहनत इसीलिए की जाती है कि जब वो लोग देखते हैं उन घटनाओं को, उसको सपोर्ट करते हैं, थोड़ा जागरूकता बढ़ती है, लोगों को कमेंट्स आते हैं, तो कमेंट में अगर सुधार दिखता है, लोगों का माइंडसेट दिखता है कि हाँ लोग कुछ सही सोच रहे हैं, तो ये सब मोटिवेट करते हैं आगे काम करने के लिए कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई रिएक्शन ही ना आए तो ये होता है कि यार क्या मैं कर रहा हूं, इससे शायद मैं कोई फालतू वाला ही काम कर रहा हूं क्या, इससे समाज का कोई लेना देना नहीं है, हमको लगता है मैं फालतू के काम कर रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करता है। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।